हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं चैप्टर? प्रकाश। आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है ना। बताइए प्रकाश का चाल कितना होता है? हाँ, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। प्रकाश में हमने आपको दर्पण बता दिया है और प्रकाश के बारे में परावर्तन अपवर्तन बता दिया है ना। अपवर्तनांक क्या था, ये चीजें पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कल हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, क्रांतिक कोण पढ़े थे ना। क्रांतिक कोण क्या था? हाँ, हमने बताया था कि क्रांतिक कोण क्या है। जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो एक घटना होती है कि प्रकाश की किरण अविलंब से दूर जाएगी। तो हम क्या करें, अगर उस आपतन कोण को बढ़ाते जाए तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि जो अपवर्तन कोण है वो कितना हो जाएगा, 90° हो जाए। तो इस समय की घटना को, जो आपतन कोण होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। तो जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, तो पहला सवाल तो यहां से भी बनता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा कब? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा, नहीं, पहला तो घटना ये है ना कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए पहला चीज क्या जिम्मेदार है कि माध्यम कौन सा होना चाहिए? सघन से विरल होना चाहिए। समझ में आ गया ना। तो पहले लिखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब माध्यम सघन से विरल होगा। सघन से विरल, नहीं, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, सही ना। कभी भी विरल से सघन में जाने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। क्लियर है ना ये चीज? पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी। दूसरा क्या है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमने कहा था कि मान लेते हैं कि ऊपर कौन सा है? सघन माध्यम है और नीचे कौन सा है? विरल माध्यम है। कोई प्रकाश की किरण है जो जाएगी किसी सतह से टकराएगी, सही ना, यानी जहां माध्यम चेंज होगा। अब क्या होगा, अगर ऊपर सघन माध्यम है नीचे विरल माध्यम है तो ये सीधे जाने के बजाय अविलंब से दूर जाएगी, सही ना। तो वो घटना जब इसको आप बढ़ाते जाएंगे तो हमने कहा था एक समय ऐसा आ जाएगा जहां से ये वाला कोण बन जाएगा, आपतन कोण जो है ये इस 90° के बराबर हो जाएगा, यानी ये वाला कोण 90° हो जाएगा, है ना। तो इस वाले कोण को बोलते हैं क्रांतिक कोण। अब अगर आपने क्रांतिक कोण से ज्यादा मान बढ़ा दिया तो ये जो इधर वाली किरण थी क्या हो जाएगी? वापस जाने लगेगी। और इसी घटना को क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो इधर वापस चली गई इसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर है ना। यानी जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यदि हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दे तो प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम में आ रही थी। तो इस घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लिख लेंगे ना इसको, लिख लेते हैं इसको। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, लिख लीजिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है उस समय यदि
यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा तो प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर है ना? 2 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी, ठीक ना? कभी भी विरल से सघन में जाने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। और दूसरा कब होगा? जब क्रांतिक कोण से मान ज्यादा होगा। आपतन कोण का मान जब क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा तभी उस माध्यम में वापस चली जाएगी। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव के सवाल हैं। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण देखने को मिलते हैं दैनिक जीवन में। कहां कहां मिलता है उदाहरण? पहला देखने को मिलता है हीरे का चमकना। हीरे का चमकना। दूसरा मृग मारीचिका का बनना। हाँ, मृग मारीचिका का बनना। और टूटे हुए कांच का चमकना, है ना? जो कांच टूट जाता है शीशा, वो ज्यादा चमकता है ना? टूटे हुए कांच का चमकना है, शीशे का चमकना। टूटे हुए शीशे का चमकना। और भी बहुत जगह इसका उपयोग किया जाता है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर में। ऑप्टिकल फाइबर सिग्नल में। ऑप्टिकल फाइबर का मतलब जहां सिग्नल का यूज करते हैं ना। सिग्नल में। क्लियर है? अच्छा, हम कुछ एंगल लिखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन या क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, जैसे अगर क्रांतिक कोण कितना होगा, मान लेते हैं पानी और हवा के बीच का क्रांतिक कोण कितना होगा, तो ये होता है 49 अंश। कांच और हवा के बीच का क्रांतिक कोण कितना होता है, ये होता है 42 अंश। जबकि हीरा और हवा के बीच का क्रांतिक कोण कितना होता है, 24 अंश। समझ में आ गया ना? क्रांतिक कोण का मतलब अभी हम लोगों ने सीखा। क्रांतिक कोण क्या था कि 24 अंश से ज्यादा जैसे ही प्रकाश की किरण मुड़ेगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। समझ में आ गया ना? इसीलिए हीरा ज्यादा चमकता है, क्योंकि 24 अंश से ज्यादा जैसे तिरछा होगा चमकेगा। इसीलिए हीरा को काटा भी जाता है, हीरा को डिजाइन किया जाता है ना, उसको घिसा जाता है। क्यों घिसा जाता है? ताकि जो उसका कोण है, क्रांतिक कोण है, वो 24 अंश से ज्यादा रहे, क्योंकि 24 अंश से ज्यादा होगा तभी चमकेगा, सही ना? तो ज्यादा चमकेगा। अच्छा, मृग मारीचिका क्या है? हाँ, मृग मारीचिका का मतलब कि गर्मियों के सीजन में हम लोगों को भ्रम हो जाता है ना रोड पर कि आगे पानी है। तो गर्मियों के सीजन में जो हम लोगों को भ्रम होता है कि आगे रोड पर पानी है, वही बोलते हैं मृग मारीचिका। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा ही जो खोखला पाइप होता है उसी के द्वारा सिग्नल भेजा जाता है, ठीक ना?
इसका उपयोग डॉक्टरी में भी करते हैं, जो शरीर आंतरिक पेट वोट के अंदर की जो जांच करते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं दूरबीन के द्वारा मुख के अंदर से डालते हैं ना पूरा मशीन, उसमें कैमरा लगा होता है, तो सिग्नल कैसे आता है? तार के माध्यम से नहीं आता है ना, ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा ही आता है, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा ही। क्योंकि अगर तार बाहर डालेंगे तो तार मोटा होगा, ठीक ना। अच्छा, एक सवाल हम आपसे पूछते हैं, जो हीरे का चमकना है, अभी हम लोगों ने कहा कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है, ठीक ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर अगर आधारित है, तो अभी हम लोगों ने कहा कि जैसे मान लेते हैं ये आपका हीरा है, तो बाहर कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है। हीरा कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। तो सूर्य कहाँ है? यहाँ है, ये सूर्य है ना, बाहर, मतलब कोई भी प्रकाश से बाहर है, तो प्रकाश अगर बाहर से इससे इसमें जाएगा तो बाहर तो विरल माध्यम है, अंतर सघन माध्यम है, तो कैसे चमकेगा? जबकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा सघन से विरल में जाने पर, ये तो पढ़े ना, जबकि यहां तो विरल से सघन में जा रहा है, तो कैसे चमकेगा? वो आंतरिक परावर्तन कैसे होगा? किस साइड से? कैसे? चारों तरफ हवा है ना, हवा तो किस तरफ है? तो हवा ही है। बताइए कैसे होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन? कब होगा? देखिए, सूर्य की किरण इसमें तो जाएगा ना, चली गई, कोई दिक्कत नहीं, इसे चला जाएगा, समझ में आ गया ना। विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा? एक ऐसे अविलंब होगा, अविलंब से दूर जाएगा, अविलंब से कहां जाएगी? सघन, विरल से सघन में जाने पर अविलंब से पास जाएगी, वो तो पढ़े थे। तो वो तो बात अलग है। मान लीजिए इस शीशे के अंदर कहीं ना कहीं तो जावे करेगा, मान लेते कि यहां इसे टकराया और टकराने के बाद इसे गया, अब यहां से बाहर भी तो निकलना है, और जब बाहर निकलेगा तब माध्यम अंदर सघन है, बाहर माध्यम विरल है। इसका मतलब सघन से जैसे ही विरल में जाएगा तो चमकेगा नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी परावर्तन का मतलब है कि ये दूसरे माध्यम में नहीं जाएगा, इसी माध्यम में वापस चली जाएगी। अब यहां पर क्योंकि हीरा को घिस घिस के बना दिया गया डिजाइनदार, ठीक ना, अब यहां से जैसे ही बाहर निकलना चाहेगा, फिर से माध्यम चेंज है, फिर से क्या करेगा? मुड़ जाएगा। यहां से बाहर निकलना चाहेगा, बाहर नहीं निकलेगा, इसी में क्या करेगा? इसे घूमता रहेगा, जहां जहां एक प्रकाश की किरणें जाएंगे उसके अंदर आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है कि बाहर नहीं निकलेगा, बाहर भी निकलेगा, मान लेते हैं कि जैसे कुछ 2-4 बार मुड़ने के बाद बाहर निकल गया, फिर दूसरी, क्योंकि ये तो एक किरण के बारे में है ना, ऐसे अनंत किरणें आ रही होंगी, तो जो दूसरी आएगी वो भी हो सकता है कोई बाहर निकल जाए, हो सकता है कोई इसी वजह से घूमती रह जाए, तब जाके बाहर निकले। समझ में आ गया ना। तो जब हीरे का चमकना है, इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना जरूर होती है, लेकिन प्रकाश के आते समय नहीं होती है, जाते समय होती है। समझ में आ गया ना। यानी जब निकलेगा तो निकल नहीं पाएगा, इसी में भटका करेगा। ऐसा नहीं है कि निकलेगा नहीं, निकलेगा, लेकिन 2-4 बार घूमने के बाद हो सकता है कोई गाड़ सीधे भी चली जाए, इसीलिए उसको घिस घिस के बना दिया गया है कि एक बार अगर इसके अंदर से जाए तो निकलने ना पाए। समझ में आ गया ना सबको। किसी को दिक्कत है इसमें? एग्जाम में पूछता है हीरे का चमकना, या हीरा क्यों चमकता है, हीरे की चमकना कौन सी घटना है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन लिखा रहेगा, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सही ना, अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। क्लियर है। अगला लिखिए वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? हाँ, जब हम किसी प्रकाश का रंग कैसा होता है? श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश बोलते हैं ना। प्रकाश कैसा है? श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश। अब श्वेत प्रकाश को जब हम किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, मान लेते हैं ये कोई प्रिज्म था, ऐसे जा रहा था, है ना, कोई प्रकाश ऐसे जा रहा था, रास्ते में हमने कोई प्रिज्म रख दिया, प्रिज्म रख दिया, अभी इससे टकराएगा तो प्रकाश अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। समझ में आ गया ना।
7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। तो वर्ण विक्षेपण क्या है? जब हम प्रकाश को या श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रकाश का अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्लियर है? बस सीधा सीधा एक लाइन में समझ सकते हैं कि प्रकाश का अपने 7 रंगों में बट जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो लिख लीजिए, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश 7 रंगों में बट जाता है, रंगों में बट जाता है। इस घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं, यानी प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो जाना। सही ना? एक लाइन में लिखेंगे वर्ण विक्षेपण क्या है? प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो जाना। सही ना? यानी अगर इसका एक लाइन में लिखना होगा तो ये लिख सकते हैं ना, प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो जाना। प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो जाना। अब एग्जाम में क्या पूछता है? ये 7 रंग कौन कौन से हैं? सही ना? एग्जाम में आएगा निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का रंग नहीं है। तो पहला चीज तो ये 7 के 7 रंग आपको याद भी होने चाहिए, लेकिन क्रम से याद होने चाहिए, है ना? तो अगर जब सवाल ऐसे भी आएगा, जब प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो सबसे निचला वाला रंग कौन सा होता है? सही ना? और सबसे ऊपर वाला रंग कौन सा होता है? बैगनी। सबसे निचला वाला लाल, सबसे ऊपर वाला नहीं, गलत है, उल्टा बोल दी। सबसे नीचे वाला कौन सा होता है? बैगनी, और ऊपर वाला क्या होता है? लाल। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ना, वेब की ओर से पढ़ते हैं, बचपन से आ रहे हैं, VIBGYOR, ये पढ़ते हैं ना वेब की ओर। वी का मतलब होता है वायलेट, सही ना? बैगनी, इंडिगो आसमानी, ब्लू नीला, जी ग्रीन हरा, वाई येलो पीला, ऑरेंज नारंगी, आर रेड लाल। देहात में नारंगी को क्या बोलते हैं? संतरहिया कलर, ये बोलते हैं ना। हाँ, वैसे भी मतलब हिंदी से याद कर सकते हैं। क्या हुआ? हाँ, आसमानी जाता, दूसरा बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। सही ना? यही कहता है इसका हिंदी में। सही ना? अभी उन्होंने क्या बताया? क्या बताया आपने? क्या किया था? हाँ, मतलब यही इन्होंने कहा ना, वैगनी आ। सही ना? तो इसी को हिंदी में याद कर सकते हैं आप, सही ना? या ऐसे भी याद कर सकते हैं, वेबग्योर, VIBGYOR, वेबग्योर, ये लिखे हैं। जी, पर इसमें जो है, मतलब जो हम बता रहे हैं, इसमें बैगनी, फिर नीला, फिर आसमानी, फिर हरा और फिर पीला। किसको दिक्कत है बताइए? बैगनी, फिर नीला, फिर आसमानी, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी और फिर लाल। किसको किसको डाउट है अभी? चलिए संतुष्टि के लिए चेक कर लीजिए, चेक करिए। प्रकाश के 7 रंग कौन कौन से हैं? सही ना? बिल्कुल संतुष्ट होकर चलना है। हाँ, सही लिखे हैं ना? सही लिखा है। हिंदी में सर्च कर लेना, वो संतुष्ट हो जाए फिर से।
हिंदी में बोल दीजिए, सही ना, उनको आसमानी में उसमें दिक्कत है। अब तो क्लियर हो गया ना, ब्लू माने नीला, सही ना। तो आपने मतलब इस मेरे कहने का मतलब है कि मेरे में पहले नीला रंग, हाँ, ये दोनों उल्टा बता रही ना, इन्होंने सही बताया है ना, तो सही यही वाला है, ठीक है ना। वो आपने कहीं से गलत रख लिया, या उसका जो हिंदी में अर्थ है, या तो मतलब कुछ और आ रहा है, सही है ना, ये आ रहा है ना, सही है, ये लिख के रट लेना आप, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे नीचे कौन सा होता है, बैगनी, उसके ऊपर आसमानी, उसके ऊपर नीला, उसके ऊपर हरा, उसके ऊपर पीला, उसके ऊपर नारंगी, उसके ऊपर लाल। क्लियर है ना, अब कंफ्यूजन नहीं होना दोबारा, सही ना। अब यहां पर मन लगाइए, सही ना, इसीलिए हमने चेक करवा दिया कि पूरे क्लास में डिस्टर्ब ना रहिए आप, सही ना। पता चला अभी मन उसी में अटका है, सर पता नहीं गलत पढ़ा दिए सही पढ़ा दिए, इसलिए चेक कर लीजिए। तो बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। किसी को दिक्कत है यहां तक? तो आपसे एग्जाम में सवाल क्या पूछेगा, सवाल यही बनेगा कि जब एक श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो उसके बाद सबसे निचला प्रकाश अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, उस 7 रंगों में से सबसे निचला वाला रंग कौन सा होगा, समझ में आ गया ना। और सबसे ऊपर वाला कौन सा रंग होगा, ऐसे हो सकता है, या रंगों को नीचे से ऊपर आरोही या अवरोही क्रम में लिखिए, समझ में आ गया ना, नीचे से ऊपर के क्रम में लिखिए या ऊपर से नीचे के क्रम में लिखिए। तो इसलिए एक क्रम आपको याद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि क्रम कोई भी लिख दे, समझ में आ गया ना। तो क्रम बिल्कुल याद होना चाहिए कि ऊपर से नीचे आएंगे तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी, बैगनी, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो यही वाला रंग होगा, है ना। भूल जाएंगे इसलिए आपको इसको ऐसे याद कर लेना, वेब ग्योर, VIV, वेब, GYOR, तो वेब ग्योर से याद कर लेते हैं। वायलेट, इंडिगो, बाकी नाम तो ये ना, बी से ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। क्लियर रहेगा ना सबका। अब देखिए 2 चीज एग्जाम में और पूछता है, इनका तरंग दैर्घ्य किसका ज्यादा होगा, किसकी प्रकीर्णन ज्यादा होगा, किसकी आवृत्ति ज्यादा होगी और किसकी चाल ज्यादा होगी, समझ में आ गया ना। हमने क्या कहा, सबसे पहले कौन सा होगा, VIB GYOR, ये होगा ना, VIB GYOR, वेब ग्योर, यानी सबसे पहले होगा बैगनी, आसमानी, नीला, फिर हरा, पीला, नारंगी और लाल। अब देखिए एग्जाम में जो पूछता है आपसे कहेगा सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है, लाल रंग का, है ना। तो अगर हम तरंग दैर्घ्य की बात करें, तरंग दैर्घ्य एग्जाम में 50 बार पूछा गया होगा, यही सवाल पूछा जाता है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है, लाल रंग का। तो इसका क्या होता है, बैगनी का लिखेंगे सबसे कम, ठीक है ना, इसका सबसे कम, और लाल का सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। क्लियर है ना। बाकी का क्या होता है, बाकी का इसी क्रम में लाइन से बढ़ता रहेगा, मतलब इससे ज्यादा इसका, 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 समझ में आ गया ना। इसीलिए क्रम याद होना चाहिए, अगर आपने उल्टा सीधा कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा पूछता है प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन किसका ज्यादा होता है। तो एक चीज याद रखना, जो प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन बराबर होता है, समानुपाती होता है 1 बटा तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, यानी अर्थात क्या हुआ, जो प्रकीर्णन है वो तरंग दैर्घ्य का उल्टा है, यानी तरंग दैर्घ्य का मान अगर ज्यादा होगा तो प्रकीर्णन का मान कम होगा। अच्छा, प्रकीर्णन होता क्या है, हाँ,
प्रकीर्णन का अर्थ होता है फैलाव, सही ना, फैलना, फैलाव। तो सबसे देखिए, अब इसका सबसे कम है तरंग दैर्घ्य, इसका मतलब प्रकीर्णन क्या होगा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। और जो लाल है इसका सबसे ज्यादा है, तो इसका होगा सबसे कम, सबसे कम। क्लियर है ना। बाकी का क्या होगा, बाकी का इसी क्रम में धीरे 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 घट जाएगा। बाकी चीजें क्लियर, सबका नहीं लिखना है कि इनसे ज्यादा इसका, इनसे ज्यादा इसका, समझ में आ गया ना। अब यही चीज अगर एग्जाम में आता तो वहां लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहेगा कि जैसे मान लीजिए आपको क्रम दे देगा, निम्नलिखित को 4 को उनके क्रम के अनुसार, तरंग दैर्घ्य के अनुसार लिखिए, तो वहां लिखा रहेगा कि बैगनी, बैगनी से ज्यादा किसका होगा, आसमानी का, फिर आसमानी से, तो इस टाइप का चिन्ह लगा रहेगा। तो क्लियर है ना, ये बता देगा कि इससे ज्यादा ये बता रहा है। इसके बाद एक होता है चाल, प्रकाश की चाल, सही ना। तो सबसे ज्यादा किस रंग का चाल होता है, सबसे ज्यादा चाल होता है लाल का ही, सही ना। इसका चाल सबसे कम होगा, सबसे कम, और इसका चाल सबसे अधिक, सबसे ज्यादा। किसी को कोई डाउट होगा बताना, सही है ना। एक चीज पूछता है आवृत्ति, किस रंग की आवृत्ति सबसे कम होगी, किसकी ज्यादा होगी। तो किस रंग की आवृत्ति सबसे कम होगी, जो सबसे कम आवृत्ति होगी किसका होगा, तो सबसे कम आवृत्ति होता है लाल रंग का, सबसे ज्यादा होता है बैगनी रंग का, इसका होगा सबसे ज्यादा, और ऐसे धीरे धीरे कम होते होते इसका हो जाएगा सबसे कम। किसी को दिक्कत है, ये चार के चारों पॉइंट आपको याद होना चाहिए। किसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, किसका प्रकीर्णन ज्यादा है, किसका आवृत्ति ज्यादा है, और किसका चाल ज्यादा है, याद रहेगा ना सबको। अब देखिए इन पर आधारित सवाल भी आते हैं। आपने सुना होगा कि आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, हाँ, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सही ना। एग्जाम में पूछता है कि आसमान का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जो ट्रैफिक लाइट होते हैं, सिग्नल होते हैं, सही ना, उसमें जो डेंजर वाला लाइट होता है वो लाल रंग का बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, हाँ, उसका प्रकीर्णन सबसे कम है, सही ना, यानी वो दूर से भी दिखाई देगा। चाल ज्यादा है, जल्दी भी दिखाई देगा, समझ में आ गया, दूर से दिखाई देगा, इसीलिए लाल रंग का सिग्नल लाइट बनाया जाता है, मतलब डेंजर वाले, सही ना, ताकि वो दूर से ही दिख जाए। चाहे आपके बाइक का हो, जो पीछे होता है ना इंडिकेटर टाइप का, या रुकने पे जो लाइट जलता है, बैक लाइट जिसको बोलते हैं ना, सारे लाल रंग के होते हैं ताकि दूर से दिख जाए। किसी को दिक्कत है यहां तक, अब एग्जाम में सवाल कैसे पूछेगा, लिखिए सवाल, सवाल कैसे आता है, निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है ना। आपका ऑप्शन लिखा रहेगा हरा, लाल, तीसरा नीला, और चौथा बैगनी। किसका रहेगा, लाल रंग का। क्लियर है ना। जब भी भूले आप वेब जोड़ को याद कर लेना, VIBGYOR। अब याद करने में यह भी ध्यान रखना है कि इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा है, इसका सबसे कम है, किसी एक को याद कर लेना, बाकी उसी का अपोजिट है। तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है।
लगा लेंगे ना सब। अभी आपको आसान लगता है ना, जब एग्जाम में बैठते हैं तो वहां आदमी भूल जाता है, मतलब याद तो रहेगा कि वेबग्योर गुरु जी ने पढ़ाया था, सर जी ने वेबग्योर पढ़ाया था, लेकिन अब बैगनी लगा दे कि लाल लगा दे, तो एक समय बाद कहेगा चलो बैगनी लगा देते हैं या लाल लगा देते हैं। ये ऑप्शन तो नहीं लगाते, ये ऑप्शन जल्दी किसी का नहीं लगता, ठीक ना। वो कहेगा सर पढ़े तो थे, बस केवल लाल में और बैगनी में कंफ्यूजन हो गई कि किसका ज्यादा था किसका कम था। समझ में आ गया ना। तो इस चीज को ध्यान देना कि एग्जाम में ये प्रकीर्णन और तरंगदैर्घ्य ज्यादा आता है। दूसरा इसी सवाल को कैसे पूछ सकता है, दूसरा सवाल पूछता है दिए गए रंगों को, दिए गए प्रकाश के रंगों को तरंगदैर्घ्य के अनुसार व्यवस्थित करिए, व्यवस्थित करिए। इस टाइप का भी सवाल आता है, जिसे पहला ऑप्शन लिखा रहेगा हरा, हरे से ज्यादा लाल, लाल से ज्यादा पीला और पीला से ज्यादा नीला, पहला ऑप्शन। दूसरा लिख देगा लाल, लाल से ज्यादा पीला, पीला से ज्यादा नीला, नीला से ज्यादा हरा। और तीसरा लिख देगा नीला, नीला से ज्यादा हरा, हरा से ज्यादा पीला और पीला से ज्यादा लाल। और चौथा लिख देगा इनमें से कोई नहीं। कौन सा आएगा, दूसरा ऑप्शन। कौन सा आएगा, तरंग दैर्घ्य के अनुसार लिखना है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है, लाल का, सबसे कम किसका होता है। अब बैगनी भलते नहीं है, तो अब बैगनी थोड़ा देखेंगे, बैगनी इसमें नहीं लिखा, इसने इन चारों में कहा है, ठीक ना। तो सबसे कम किसका होता है, नीला का। नीला से ज्यादा किसका होता है, हरा का। और हरा से ज्यादा पीला का। ये तो पढ़े ना अभी, VIBGYOR। तो यहां पर क्या लिखा है आपका, बैगनी लिखा, सॉरी नीला लिखा है, यानी ब्लू, नीला लिखा है, हरा लिखा है, येलो लिखा है और लाल लिखा है। तो चार क्रम से लिखे हैं ना, तीसरा वाला लगाएंगे, तीसरा वाला सही है। फिर अभी अभी पढ़े हैं फिर भी गलत हो गया उत्तर। लगा लेंगे एग्जाम में सब, किसी को दिक्कत हो बताइए यहां तक। ये प्रकीर्णन के उदाहरण, प्रकीर्णन के उदाहरण एग्जाम में बहुत फेमस सवाल है। कहां कहां देखने को मिलता है, अभी हमने बताया है। हाँ, आसमान का नीला दिखाई देना, सही ना, आसमान का नीला दिखाई देना, आसमान का नीला दिखाई देना किसके कारण है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्योंकि प्रकाश की किरणें फैल जाती हैं, है ना। जब प्रकाश की किरणें पृथ्वी तक आते आते क्या हो जाता है, पूरे आसमान में फैल जाता है। जो पूरे आसमान में फैल जाएगा तो क्या होगा, हाँ फैल जाएगा तो आपको दिखाई देगा पूरे आसमान में, इसीलिए नीला नीला दिखाई देता है। दूसरा ये भी सुने हैं जो समुद्र का पानी होता है, सही ना, वो भी आपको नीला दिखाई देता है। तो क्यों दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का नीला दिखाई देता है, समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना। या समुद्र लिख देंगे, बात तो एक है ना, समुद्र का नीला दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण।
होता है। किसी को यहां तक दिक्कत हो बताइए, क्लियर है? अगला लिखिए इंद्रधनुष। इंद्रधनुष, रेनबो, इंद्रधनुष। देखे हैं सब लोग इंद्रधनुष? इंद्रधनुष, रेनबो। इंद्रधनुष कब बनता है? हाँ, बारिश के बंद होने के बाद, बारिश होने के बाद बनता है ना, बारिश होने के पहले नहीं बनता। तो पहला चीज ये ध्यान रखना है कि इंद्रधनुष तभी बनेगा बारिश होने के बाद, सही ना? बारिश होने के बाद, बारिश होने के बाद इंद्रधनुष कब बनेगा? बारिश होने के बाद। सूर्य के दिशा में बनेगा, सूर्य के अपोजिट। दूसरा लिखना है सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, सूर्य के विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में, सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष का आकार कौन सा होता है? बिल्कुल गोलाकार होता है कि परवलयाकार होता है? परवलयाकार होता है ना। हाँ, मतलब परवलयाकार ही होता है तो उसी को तो अर्थ लिखेंगे ना, मतलब ऐसे होता है, सही ना? कौन सा आकार होता है? हाँ, परवलयाकार। तो आकार कौन सा होगा? परवलयाकार, परवलयाकार। या इसी को क्या कहते हैं? हाँ, अर्धवृत्ताकार मतलब कह सकते हैं, अर्धवृत्ताकार अलग होता है। परवलयाकार का मतलब होता है थोड़ा चपटा होता है, ठीक ना? वृत्ताकार का मतलब बिल्कुल राउंड वाला होता है, ठीक ना? या धनुषाकार भी लिखा रहता है कि परवलयाकार या धनुषाकार। धनुषाकार, धनुष इसी आकार का होता है ना। धनुष बिल्कुल राउंड नहीं होता कि ऐसे होता है, धनुष आपका ऐसे होता है। तो एग्जाम में लिखा भी आता धनुषाकार, सही ना? तो परवलयाकार या धनुषाकार। अच्छा, इन धनुष जब बनता है तो इसमें भी कितने रंग होते हैं? सही ना, यहां भी 7 रंग होता है, इसमें भी 7 रंग होते हैं। ध्यान रखना, 7 रंग होते हैं। सारे ऑब्जेक्टिव के पॉइंट हैं। बारिश के बाद बनता है, सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, आकार कौन सा होता है? परवलयाकार ही होता है, या इसी को आप धनुषाकार भी कह सकते हैं। और इसमें कौन से रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कौन कौन रंग होते हैं? वही रंग होता है जो श्वेत प्रकाश में होता है। समझ में आ गया? नया रंग आपको नहीं रटना है। तो एग्जाम में सवाल पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग इन धनुष का नहीं है? तो जो भी 7 लिखे थे वही 7 है, उसके अलावा एक ऑप्शन में एक्स्ट्रा लिखा होगा, वो नहीं होगा। समझ में आ गया ना? इन धनुष कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा, इन धनुष बनता कब है? तो इन धनुष जब बनता है तो इसमें भी परावर्तन होता है कि अपवर्तन होता है? बताइए। हाँ, जो इन धनुष बनने के लिए प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों घटनाएं होती हैं। समझ में आ गया ना? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों घटनाएं जब एक साथ होती हैं तभी इंद्रधनुष बनता है। ध्यान रहेगा ना? चाहे तो लिख सकते हैं, हमने नहीं लिखा है, लिख सकते हैं। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जब होगा तो इंद्रधनुष बनेगा। बारिश होने के बाद बनता है, क्योंकि जब बारिश की बूंदें से प्रकाश गुजरती हैं, सही ना, तो विरल से सघन माध्यम या सघन से विरल माध्यम की घटनाएं होती हैं, इसलिए इंद्रधनुष बनता है। तो इतना डीपली नहीं पढ़ना है, एग्जाम में नहीं आता, है ना, कैसे बनता है। हाँ, वो प्रिज्म का काम करती है ना, जो पानी की बूंद होती है वही प्रिज्म का काम करती हैं, और जब उनसे प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन होके, सही ना, हम लोगों की आंखों तक पहुंचता है और हम लोगों को इंद्रधनुष
दिखाई पड़ता है। तो हम लोगों को वही पढ़ना जो एग्जाम में आता है। तो एग्जाम में जो भी हमने 4-5 पॉइंट लिखा था यही पूछेगा, है ना, कि इंद्रधनुष कब बनेगा। तो इंद्रधनुष बनने के लिए बारिश के बाद का मौसम होना चाहिए। अच्छा, दिन में बनेगा रात में बनेगा? दिन में बनेगा। समझ में आ गया? पता चला ये भी सवाल आ जाए कि सूर्य का विपरीत बनेगा, इसका मतलब सूर्य का होना जरूरी है, सही ना, तभी तो किरणें जाएंगी, प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन होगा। तो दिन में बनेगा, सूर्य के विपरीत में बनेगा। समझ में आ रहा ना सबको? हाँ, और बारिश के बाद में बनेगा। आकार कौन सा होगा? परवलयाकार होगा या धनुषाकार होगा, सही ना। अब इंद्रधनुष के प्रकार, इंद्रधनुष के प्रकार, तो इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष, और एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। अच्छा, प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है? जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है ये चमकीला होता है। समझ में आ गया ना? चमकीला होता है, ज्यादा चमकीला कह सकते हैं। समझ में आ गया ना? ये कम चमकीला होता है, कम चमकीला। ये आपका ज्यादा चमकीला है और ये आपका कम चमकीला होता है, दोनों। अच्छा, जनरली कौन सा बनता है? जनरली यही बनता है, सही ना। एग्जाम में अगर आएगा मतलब इंद्रधनुष, तो आपको जो लगाना है वही यही लगाना है, सही ना, अगर नाम लिख के नहीं आ रहा तो। दोनों में अंतर क्या है? जब यहां इंद्रधनुष बनेगा तो यहां भी रंग होगा ना, एक नीचे वाला रंग होगा, एक ऊपर वाला रंग होगा। बस इसमें यह भी ध्यान रखना, इसमें जो नीचे वाला रंग होता है, निचला रंग, निचला रंग, ये कौन सा होता है? ये बैगनी होता है। और ऊपर का रंग कौन सा होता है? हाँ, ऊपर वाला रंग होता है लाल, है ना, जैसे भी पृथ्वी से गुजारने पर श्वेत प्रकाश में आया था। यानी इन धनुष में इसमें कैसा रंग होगा? नीचे वी होगा, बैगनी, है ना, VIBGYOR, इस टाइप का रंग होगा यहाँ। समझ में आया ना? जैसे इन धनुष मान लेते हैं कि आसमान में बनेगा तो ऐसे ना इंद्रधनुष, तो जो रंग होगा वो इस क्रम में होगा, है ना, सातों के सातों रंग, नीचे बैगनी, उससे ऊपर आसमानी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी, फिर लाल। लेकिन जो यहां पर होगा, यहां क्रम उल्टा होगा। यहां नीचे कौन सा होगा? नीचे होगा लाल। हाँ, इसमें ना, हाँ तो लिख तो सही रहे ना, नीचे लाल होगा और यहाँ क्या होगा? ऊपर क्या होगा? ऊपर होगा बैगनी। मतलब ये द्वितीय में उल्टा होगा, सही ना। तो जनरली कौन सा बनेगा? सामान्यतः यही बनता है। समझ में आ गया ना? और एग्जाम में जब आएगा, एग्जाम में, तो एग्जाम में आपको यही लगाना है, ये वाला नहीं लगाना है। अगर वो पूछ लेगा कि द्वितीयक इंद्रधनुष में कौन सा होता है, तभी लगाना है। बाकी कुछ नाम नहीं लिखा है तो आपको यही लगाना है। समझ में आ गया ना? कि इंद्रधनुष का रंग कौन सा होता है? तो 7 रंग होते हैं। सबसे नीचे कौन सा होता है? बैगनी। ऊपर कौन सा होता है? लाल। अगर प्राथमिक में पूछेगा तो भी यही लगाएंगे, केवल इंद्रधनुष पूछेगा तो भी यही लगाएंगे। ये वाला कंडीशनल है, जब कहेगा द्वितीयक में कौन सा होता है तब बताएंगे कि ये वाला उल्टा होता है, ऊपर लाल होता है, नीचे, हाँ मतलब उल्टा, ऊपर बैगनी होता है और नीचे लाल होता है इसमें, सही ना। और जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है या पेवर इंद्रधनुष जिसको कह सकते हैं, जो हम लोग देखते हैं सामान्यतया, वो वही इंद्रधनुष होता है और वही रंग होता है जिससे श्वेत प्रकाश में होता है, सही ना, क्रम भी वही रहता है। किसी को यहां तक दिक्कत है?